नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल पर्यटन खादी मेले के आयोजन को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार पोखरी में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 दिसंबर से होने वाले मेले की रूपरेखा तय की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार 15 दिसंबर से 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मेले को भव्य बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि और संगठनों की साथ मिलकर रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं विधायक बुटोला ने सभी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से मेले की तैयारी को सफल संचालन के लिए सभी से अपील की है। आपको बता दें कि कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल पर्यटन खादी मेले के आयोजन को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार पोखरी में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 दिसंबर से होने वाले मेले की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार 15 दिसंबर से 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभागीय स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मेले को भव्य बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि और संगठनों के साथ मिलकर रूपरेखा तय की जाएगी। वहीं विधायक बुटोला ने सभी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से मेले की तैयारी को सफल संचालन के लिए भी अपील की है। हमारे संवाददाता संदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, बैठक में क्या खास निर्णय लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो आगामी 15 दिसंबर से पोखरी में आयोजित होने वाली जो राजकीय ये खादी उद्योग मेला है, इसको लेकर जो बद्रीनाथ विधायक है उनकी अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई और इस मेले को भव्य और आकर्षक और आकर्षक इस मेले को बनाया जा सकता है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। तो तमाम जो संगठन के लोग थे, जो मेला समिति के लोग थे, लगातार उन्होंने इस मेले को और भव्य बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की और आगामी 15 दिसंबर से 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले के जो चलेगा उसके विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संदीप। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता गीता खन्ना ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर मीडिया से मुखातिब हुई, जहां इस दौरान गीता खन्ना ने अपने कार्यकाल के दौरान रही प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। गीता खन्ना ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहचान को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके लिए बाल अधिकारों के लिए निचले स्तर पर कार्यशाला का आयोजन लगातार किया गया है। हालांकि आगे भी अनेकों कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, लेबर पर विशेष फोकस है। इसके साथ ही लगातार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पुराने और नए मामलों को मिलाकर 600 से ज्यादा मामलों का अभी तक निस्तारण किया जा चुका है। खासकर पॉक्सो मामले के निस्तारण पर काफी तेजी से काम किया गया है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र के लिए नियमावली भी बनाई गई है, जो कि अब इम्प्लीमेंट भी हो रही है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, गीता खन्ना के कार्यकाल में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो उनकी काफी जो है इस समय कार्यकाल बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहा और कार्यकाल को देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा कार्यकाल है ये। इस हिसाब से माना जाए कि कई सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां रही जिसमें विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा। विपक्ष इस पूरे कार्यकाल के दौरान अंकिता भंडारी के सवाल खड़ा करता रहा। इसके साथ ही उसने कई सारे ऐसे सवाल खड़े किए जो अपने आप में घेरते हुए नजर आए। ऐसे में इनके कार्यकाल जो 3 साल का पूरा हो गया है, इसको मिला जुला कार्यकाल हम जो है पूरी तरह से मानते। जी योगेश, पॉक्सो भी बहुत ही संवेदनशील मामला है, उसका निस्तारण आखिर कहां तक किया जा चुका है? संपर्क हमारा टूट गया है हमारे संवाददाता से। खटीमा विकासखंड कार्यालय परिसर में देश को आजादी दिलाने वाले 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहकर साक्षी बने।
ब्लॉक परिसर में शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्तियों का अनावरण कर पुष्पमाला से सुशोभित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने कहा कि महान क्रांतिकारियों की मूर्तियों की स्थापना एवं 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को स्थापित कर आने वाली युवा पीढ़ी को देश को आजादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारी वीरों की गाथाओं से अवगत कराना है। इस कार्य हेतु कुल 18 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी का 5 वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा है। उन्होंने खटीमा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में विकास की योजनाएं लागू करवाई हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर खटीमा के विकास में योगदान भी दिया है। वहीं बीते 3 वर्षों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी क्षेत्र का विकास कार्य इसी प्रकार अनवरत चलता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, 111 फीट का तिरंगा लगाने का आखिर उद्देश्य क्या है? जी, अगर बात करें ये खटीमा के, केवल खटीमा नहीं है, उधम सिंह नगर में एक संवेदन भावते हैं कि 111 फीट के ऊंचे तिरंगा उन्हें वहां पे लगा के फहराया गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से लगातार 3 वर्षों से अपने यहाँ पे विकास कार्य को लेकर धन आवंटित किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे आज मतलब शांतिपूर्ण माध्यम से वो जो विकास वहाँ पे हो चुका है, जिसको लेकर खुशी उसके सभी के अंदर में खुशी भाव देखने को मिला, जिसको लेकर वहाँ पे तिरंगा लगाकर वहाँ पे 111 फीट ऊंचे तिरंगा को लगाकर स्थापित किया गया और उसको बाद में फहराया गया। लेकिन बाद में ये भी बात उसमें देखने को मिला है कि उसमें जितने भी यहाँ पे अगर बात करें, जैसे शहीद भगत सिंह हो गया, उसके बाद मान लो जितने भी यहाँ महाराणा प्रताप सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी को लेकर यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण किया गया, उसमें पुष्प अर्पित किया, माला पहनकर संबोधित किया गया। लेकिन बात करें जितने भी अगर बात करें उसमें जो जिला पंचायत बीत है उसमें उन्होंने 5 साल में लगातार उसमें कोशिश की भाजपा को लेकर। अगर बात करें ब्लॉक प्रमुख की, उन्होंने नामधारी जो है रणजीत सिंह नामधारी, उन्होंने भी लगातार उसमें प्रयास किया। उसके प्रयास के माध्यम से उनका कहना स्पष्ट था कि कुछ अलग करके दिखाएंगे, हमारे इसमें खटीमा को क्यों उत्तराखंड में सबके सामने लेके आएंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे। उन लोगों का यही कहना था कि विकास कार्य को लेकर। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन करना आसान हो गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इसमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 माह से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं दी गई थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, सैलानियों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है वन्य जीवों को लेकर? नहीं, बिल्कुल, अगर आपने जिस तरह से सवाल किया कि सैलानियों में क्या उत्साह है, तो आप जान सकते हैं कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल जो है वो वन संपदा का है और यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे बड़े नेशनल पार्क हैं जो कि विश्व विख्यात है, दुनिया भर में उनकी पहचान है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी उनके लिए पहुंचते हैं। अगर हाथियों की बात करें तो यहाँ पे हाथियों को देखने के लिए, यहाँ पर बाघ देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर देश दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। और इसी तरह से जो है ये बहुत यहाँ पर लगातार जो है वन संपदा अगर बात करें तो उसको भी बचाया जा रहा है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कई सारे कड़े नियम कानून होते हैं, तो इनको देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये पूरा हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां डुमुक गांव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि पिछले 111 दिनों से ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर अपने ही गांव में धरना दे रहे थे, लेकिन कोई भी
सकारात्मक पहल शासन प्रशासन के न होने के चलते मजबूरन इस कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों को जिलाधिकारी परिसर में अनशन करने को मजबूर होना पड़ा। डुमक गांव के बुजुर्ग प्रेम सिंह सोनवाल ने कहा कि 17 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। बीच में काम शुरू भी हुआ था, लेकिन कुछ काम कर छोड़ दिया गया। आज भी उन्हें 18 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे हैं। विकास केवल कागजों पे हो रहा है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहे हैं। वहीं विकास संघर्ष समिति डूमो के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा आज तक होने केवल कोरे आश्वासन दिए गए हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर आज भी हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। सड़क न होने के चलते बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई समय तो बीमार व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सड़कें निर्माण का कार्य नहीं पूर्ण होगा, वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार पर विकास को लेकर काफी बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां पर डूमुक गांव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 111 दिनों से ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर अपने ही गांव में धरना दे रहे थे, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल शासन प्रशासन के न होने के चलते मजबूरन इस कड़ाके की ठंड में ग्रामीणों को जिला परिसर में अनशन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। डूमक गांव के बुजुर्ग प्रेम सिंह सोनवाल ने कहा कि 17 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हुई है। बीच में काम शुरू भी हुआ था, लेकिन कुछ काम करके छोड़ दिया गया है। आज भी उन्हें 18 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरस रहे हैं। विकास केवल कागजों पर हो रहा है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। वहीं विकास संघर्ष समिति डूमुक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि शासन प्रशासन के द्वारा आज तक केवल कोरे कागज पर ही आश्वासन दिए गए हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। विकास के नाम पर आज भी हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। सड़क न होने के चलते बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बीमार व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता, वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पिथौरागढ़ सेना भर्ती रैली से युवाओं को लेकर टनकपुर जा रही परिवहन निगम की पिथौरागढ़ डिपो की बस लगभग बंतौली के पास अचानक खराब हो गई। बस खराब होने से लगभग 2 घंटे तक 40 से अधिक युवा राष्ट्रीय राजमार्ग में फंसे रहे और पिथौरागढ़ डिपो के रोडवेज प्रबंधन के द्वारा युवाओं की कोई सुध तक नहीं ली गई। 2 घंटे बाद बंतौली ग्राम प्रधान नारायण सिंह फरतेयाल मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा युवाओं से समस्या पूछी गई। ग्राम प्रधान के द्वारा युवाओं की समस्या को एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के संज्ञान में डाला गया। मामले का एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एजीएम लोहाघाट धीरेन्द्र वर्मा को तुरंत युवाओं के लिए बस का प्रबंधन कर टनकपुर पहुंचाने के निर्देश दिए। एसडीएम रिंकू बिष्ट के निर्देश पर एजीएम वर्मा ने तत्काल बस का प्रबंध कर सभी युवाओं को टनकपुर के लिए रवाना किया। दूसरी बस मिलने पर 2 घंटे से राजमार्ग में फंसे युवाओं ने राहत की सांस ली। वहीं सभी युवाओं व ग्राम प्रधान नारायण फरतेयाल ने समस्या के समाधान के लिए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट व एजीएम धीरेन्द्र वर्मा को धन्यवाद दिया। वहीं ग्राम प्रधान फरतेयाल ने बताया कि पिथौरागढ़ डिपो के बस के चालक के द्वारा युवाओं की कोई मदद तो नहीं की गई, उल्टा युवाओं व उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने रोडवेज प्रबंधन से चालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कुल मिलाकर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का बीच रास्ते में खड़े होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवहन निगम को नई बसों की खुराक मिलना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
खटीमा क्षेत्र के 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मझोला में यूपी से आकर यहां कुछ व्यवसायी गुड़ बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसमें कुछ दिन पूर्व गुड़ व्यवसायी द्वारा गुड़ साफ करने वाले मसाले को पांव से गूंथ रहे थे, जिस पर मीडिया द्वारा तत्परता से खबर चलाने का असर हुआ। आज गुड़ व्यवसायियों ने मिलकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और भविष्य में इस प्रकार की गलती न करने की लिखित रूप में अर्जी दी है। वहीं उनका कहना था कि अब जो भी गुड़ बनेगा बहुत साफ सफाई के साथ बनेगा और जो मसाला गुड़ के लिए तैयार किया जाएगा उसको हाथ से गूंथा जाएगा और गुड़ बनाने के लिए पूरी साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश प्रांत प्रभारी हयात सिंह बिष्ट ने कहा कि उनके द्वारा उच्च अधिकारियों से बात की गई, जिस पर गुड़ व्यवसायियों को संबंधित अधिकारी द्वारा नोटिस भी मिला है। आज उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगी गई है और भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराने की भी बात कही गई है। रुद्रपुर के शाकाहारी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप दीपक मुंजाल और कोच मोहित चोपड़ा ने सभी एथलीट्स और सम्मानित लोगों का आभार जताया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से एथलीट्स और जजेस शामिल हुए थे। साथ ही रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा आदि ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, जिसके चलते दीपक मुंजाल और कोच मोहित चोपड़ा ने पुलिस प्रशासन और अन्य सम्मानित लोगों को और मीडिया कर्मियों को आभार व्यक्त किया है। इस कार्यक्रम ने रुद्रपुर में खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आने वाले टाइम में यही चाहते हैं 2025 में कि ऐसे ही एथलीट्स का और रुद्रपुर की जनता का सबका प्यार मिले, जिसमें रुद्रपुर की जनता में हमारे सीनियर जैसे कि लोग हैं कि विधायक जी हो गए, पूर्व विधायक जी हो गए, मेयर जी हो गए, सब व्यापार मंडल अध्यक्ष हो गए, दीपक मुंजाल जी, सारे जो भी हमारी जानी मानी हस्ती है रुद्रपुर शहर की, हमें सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार दिया है और जहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स खेलने आए थे, उन सबका हमारे रुद्रपुर शहर में बहुत स्वागत हुआ, अच्छे से वेलकम किया पूरे रुद्रपुर शहर ने, उनको प्यार दिया, तो जनता का आभार व्यक्त करते हैं। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी वे स्थापित कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। इस डबल मर्डर और सुसाइड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल और एसपी क्राइम पंकज गैरोला मौके पर पहुंचे और पुलिस की टीमें घटना की वजह तलाशने में जुटी हुई हैं। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। शुरुआती जांच में इसे घरेलू कलह का मामला माना जा रहा है, लेकिन अभी तक हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और परिवार के करीबी लोगों से भी पूछताछ जारी है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टहरी वी स्थापित कॉलोनी में दिल दहला देने वाली ये घटना है। एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की और फिर खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। इस डबल मर्डर और सुसाइड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल और एसपी क्राइम पंकज गैरोला मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की टीमें घटना की वजह तलाशने में जुटी हुई हैं। स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बन गया है। शुरुआती जांच में इसे घरेलू कलह का मामला माना जा रहा था, लेकिन अभी तक हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और परिवार के करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देर रात फिर दिखा दिया तेज रफ्तार का कहर। जसपुर बीएसपी इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार 5 युवकों में से 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल पुलिस फोर्स के साथ घटना पर पहुंचे। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शाहरुख, आमिर और खालिद तीनों चांद मस्जिद रहमत नगर जसपुर के निवासी थे।
आपको बता दें कि ओवर स्पीडिंग का मामला सामने आया है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देर रात फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। जसपुर बीएसपी इंटर कॉलेज के पास अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार 5 युवकों में से 3 की मौके पर मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर जसपुर कोतवाल जगदीश ठकरियाल पुलिस फोर्स के साथ घटना पर पहुंचे। एम्बुलेंस से घायलों की अस्पताल पहुंचाया गया और शाहरुख, आमिर और खालिद तीनों चांद मस्जिद रहमत नगर जसपुर के निवासी थे। सरोवर नगरी नैनीताल मौसम सुहावना होने से पर्यटकों की भरमार होने लग गई है। यहां बता दें कि दिल्ली में भयंकर वायु प्रदूषण होने के कारण वहां के राहगीरों ने नैनीताल समेत पर्वतीय क्षेत्रों में आने का मन बना लिया है, जिसमें नैनीताल में जमकर पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। दिन भर सुहावनी हवा के साथ धूप का आनंद लिया जा रहा है, जबकि देर शाम ठंड हवाएं चलने से ठंड का प्रकोप जारी है। इस पर भी पर्यटक भरपूर मात्रा में नौका विहार से लेकर हॉर्स राइडिंग कर पर्यटक स्थल के मजे ले रहे हैं। इससे दूरवर्ती पर्यटन स्थलों में कारोबार करने वाले दुकानदारों के चेहरे दमक उठे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदार, होटल मालिक, गेस्ट हाउस की भी आमदनी में जमकर इजाफा हो रहा है। पर्यटकों के नैनीताल व आसपास स्थलों में पहुंचने से जहां कारोबार में तरक्की हो रही है, वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को जाम के झाम से निपटने के लिए मुस्तैद होना पड़ रहा है। देर शाम कई पर्यटक ठंड से बचने के लिए फुटपाथ में लगे रहे दुकानों से गर्म कपड़े की खरीदारी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। यहां बता दें कि रात को पाला पड़ने से ठंड काफी होने लग गई है, पर पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला जारी है। यहां मौसम का मिजाज बिगड़ने लग गया है, पर पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। मौसम खराब होने के बावजूद भी सैलानियों की तादाद नौका विहार का लुत्फ उठाने से नहीं चूक रही है। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होने से होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नाव चालक, घोड़ा चालक, टैक्सी चालक भी इस पर जमकर कमाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।